हाय फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज जो मैं आपके सामने इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 10 जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैं ऑलरेडी फिजिकल सिस्टम ऑफ इंडिया का 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। तो 31 से जो नेक्स्ट जो हमारा 20 क्वेश्चन का सीरीज है, तो नेक्स्ट हम 31 से ऑनवर्ड हम क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाई हैज द जनरल बजट टिल रिसेंटली ऑलवेज बीन प्रेजेंटेड एट 5 o'clock। मतलब जो हमारा जनरल बजट कितने 5 बजे क्या प्रेजेंट किया जाता है इवनिंग में। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, इट इज अ कैरी ओवर फ्रॉम टाइम ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश रूल के समय से ही ये ऐसा किया जा रहा है। व्हेन द बजट कुड बी डिस्कस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट साइमल्टेनियसली। इसी समय क्या होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी क्या है, बजट को पेश किया जाता है। इसीलिए इंडिया में 5 बजे का बजट क्या पेश करने का दोस्तों जो मेरा टाइम है। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सिग्निफाई स्कैरसिटी इन इकोनॉमिक। मतलब इकोनॉमिक्स में स्कैरसिटी, इसमें से कौन सा हमारा क्या है, फॉलोइंग इसमें जो ऑप्शन है उसमें कौन सिग्निफाई करता है जिससे कि हमारा इकोनॉमिक में हमारा कमी आता है। तो पहले ऑप्शन हम पढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ 100 kg ऑफ अ सर्टेन आइटम इंस्टेड ऑफ द टारगेट। मतलब 150 kg अगर हमारा टारगेट है, तो अगर 100 kg अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या इससे हमारा इकोनॉमिक स्कैरसिटी होगा? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ 10 kg ऑफ राइस अगेंस्ट डिमांड ऑफ 15 kg, दिस इज द करेक्ट आंसर। 15 kg अगर आपके पास डिमांड है और 10 kg ही आपके पास क्या है, अवेलेबिलिटी है, तो दिस इज द इकोनॉमिक्स स्कैरसिटी का एग्जांपल हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द पर कैपिटा इनकम, क्वेश्चन बोलता है कि द पर कैपिटा इनकम हैज बीन लो इन इंडिया। इंडिया में पर कैपिटा इनकम हमारा लो है, इसका कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑफ प्राइस राइज, मोर पीपल आर इन रूरल एरियाज, ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण पर कैपिटा इनकम इंडिया का लो है। एक आपको बता दें कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ही डेवलप्ड और डेवलपमेंट कंट्री में हम डिफरेंशिएट बताते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द टर्शियरी सेक्टर हैज बीन। टर्शियरी सेक्टर, 3 तरह का सेक्टर हम आपको बता चुके थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर जो होते हैं हमारा एकदम बिल्कुल से इंडिविजुअल पे मतलब वर्क हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर रॉ मटेरियल अगर हमारे पास है, तो रॉ मटेरियल ये सब हमारे किस में आएंगे, प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इसका हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, ये सब हमारे किस में आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। और इसको हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज, ये हमारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर, मतलब टर्शियरी सेक्टर में जो हमारा ग्रोथ का रेट है, इसमें ऑप्शन है हायर देन द ओवरऑल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब आज के डेट में टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा है, हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा ग्रोथ टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंस इंडिपेंडेंस। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिंस इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ है, बोथ डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे दो चीज का बात हो रहा है। सबसे पहले एक हमारा डेवलपमेंट और एक होता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस पहले करते हैं, उसके बाद हम क्या है क्वेश्चन पर आएंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर refers to the expenditure of the government which helps in economic development by increasing production and real income of the country। एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे इसको एक्सपेंड करने से जो हमारा कंट्री का डेवलपमेंट है वो हमारा इंक्रीज होता है। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर पे अगर गवर्नमेंट खर्च करती है तो जिससे कंट्री का जो है हमारा डेवलपमेंट होता है। हेल्थ सेक्टर पे अगर हमारा खर्च करती है तो हेल्थ सेक्टर से हमारा कंट्री का डेवलपमेंट होता है। उस तरीके से इंप्लॉयमेंट हो गया, इंडस्ट्री, दिस इज द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का, तो इसमें क्या होता है कि जो इट रिफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट which does not directly help in economic development। कहने का मतलब है कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो डायरेक्टली कंट्री का डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन हो गया, कॉस्ट ऑफ ऑडिट, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, ये सब जो है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है
ये हमारा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैव इंक्रीज्ड, द इंक्रीज्ड इन फॉर्मल बीइंग अ लिटिल मोर देन द अदर। ओके, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स, मतलब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में बात करते हैं कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी, डिफेंस, ये तीनों हमारे क्या है, इरिगेशन हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो नॉन डेवलपमेंट में हमारा तीन है 1 2 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट फिस्कल पॉलिसी। इसमें आपको बताना है कि फिस्कल पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है, क्या आरबीआई करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेबी, यहाँ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन। इन चारों में से कौन सा है जो फिस्कल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारा फिस्कल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी ऑथोरिटी फॉर गिविंग क्लियरेंस फॉर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग एक नया वर्ड आपके पास आया है कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के लिए क्या इसमें कौन सा हमारा रेगुलेटरी ऑथोरिटी है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, आरबीआई, सेबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आरबीआई जो होती है वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के लिए इसमें ये रेगुलेटरी ऑथोरिटी के जैसा रोल प्ले करती है। अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो देखिए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ये क्या होता है, एज द एक्सप्रेशन हिंट, इसमें क्या हो दिया जाता है, लोन दिया जाता है, लोन हो गया बोरोइंग टेकन बाय एलिजिबल एंटिटी इन इंडिया, जो भी इंडिया में एलिजिबल एंटिटी है बोरो के लिए या लोन के लिए फॉर कॉमर्शियल पर्पस, कैसा पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए। एक्सटर्नली दैट इज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी आउटसाइड इंडिया, मतलब जो विदेश से, जो एक तरीके से कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, जो एक क्या करते हैं बोरो करते हैं, वो किसके रेगुलेटरी से होता है, हमारा आरबीआई के। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोरोइंग टेकन मस्ट कंफर्म विथ नॉर्म्स ऑफ द आरबीआई, आरबीआई का जो हमारा नॉर्म्स जो है, जो रूल है, उसको कंफर्म करने के बाद ही हमारा जो है फॉरेन से हमारा क्या हो रहा है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हमारा आता है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, और इंडिया में जीरो बेस बजट कब से स्टार्ट किया गया है। तो इसका सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए जीरो बेस बजट क्या है। देखिए जीरो बेस बजट जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे जो बजट है वो नेक्स्ट बजटिंग जो साइकिल होता है वो स्टार्ट होता है आपका जीरो बेस से स्टार्ट करना होता है। जो भी हमारा साइकिल, जो बजट का जो नेक्स्ट साइकिल हम जो मतलब पार्लियामेंट में जो पेश होता है वो आपको जीरो बेस से स्टार्ट करना होता है, उसको हम बोलते हैं जीरो बेस बजट। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए नेशनल बजट ऑफ अमेरिका ये कहाँ से लिया गया है, नेशनल बजट ऑफ अमेरिका से अडॉप्ट किया गया है। इंडिया में जीरो बेस बजट को नेशनल बजट ऑफ अमेरिका से अडॉप्ट किया गया है, और ये 1987 से लेकर 88 के बीच में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 1987। अगर हम बात करते हैं कि द प्राइसेस एट विच द गवर्नमेंट परचेजेज फूड ग्रेन्स फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फॉर बिल्डिंग अप बफर स्टॉक आर नोन एज, मतलब यहाँ पे एक ऐसा प्राइस जिसमें जो गवर्नमेंट है जो परचेज करती है फूड ग्रेन को, किसके लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मेंटेन, पीडीएस को मेंटेन करने के लिए, जिसके कारण बफर स्टॉक क्या है, मेंटेन हो पाए। तो इस कॉस्ट को, इस प्राइस को बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट प्राइस, प्रोक्यूरमेंट प्राइस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रोक्यूरमेंट प्राइस होता क्या है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए प्रोक्यूरमेंट प्राइस क्या होता है। प्रोक्यूरमेंट प्राइस वेयर द प्राइस ऑफ खरीफ एंड क्या है ना रबी सीरियल्स, जो खरीफ फसल होते हैं और जो रबी जो फसल होते हैं, विच द ग्रेन वाज टू बी डोमेस्टिकली प्रोक्यूर्ड बाय पब्लिक एजेंसी लाइक एफसीआई, एफसीआई इसको क्या करती है, प्रोक्यूर करती है फॉर रिलीज थ्रू पीडीएस, क्या है, पीडीएस में देने के लिए। इट वाज अनाउंस्ड सून आफ्टर हार्वेस्ट बिगन, जैसे ही हार्वेस्टिंग होता है उसके बाद अनाउंस किया जाता है। नॉर्मली प्रोक्यूरमेंट प्राइस वाज लोअर देन, इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा प्रोक्यूरमेंट प्राइस जो होता है ये लोअर देन ओपन मार्केट प्राइस एंड हायर देन एमएसपी, ये एमएसपी से हमारा ज्यादा होता है और ओपन मार्केट प्राइस से हमारा लोअर होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। तो देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्राइस, ये हमारा क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्राइस है, सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा सेट किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेट किया जाता है, टू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर, फार्मर से डायरेक्टली परचेज जो है इंडियन गवर्नमेंट करती है, और ये प्राइस किसके, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही सेट किया जाता है।
उसके बाद बात कर रहे हैं कि द इंडियन गवर्नमेंट सेट द प्राइस फॉर 23 कमोडिटी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि 23 कमोडिटी के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट जो है प्राइस सेट करती है, और ये एक साल में कितने बार, 2 बार ये प्राइस सेट होता है। एमएसपी इज फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सिंस 2009 से ये हमारा सेट किया गया है। सीएससीपी के रिकमेंडेशन से 2009 में ये हमारा सेट किया गया है। अगर हम बात करते हैं हु इज द चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन। देखिए फाइनेंस कमीशन होता है, फर्स्ट से लेकर अभी तक 15th फाइनेंस कमीशन हो चुके हैं। तो आपके क्वेश्चन है कि 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो इसका जो ऑप्शन जो है विजय केलकर, विजय केलकर जो थे वो 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि शुरू से लेकर 15 तक कौन कौन से चेयरमैन रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए फर्स्ट चेयरमैन का बात करें, इनका 1951 एक केसी नियोगी, ये फर्स्ट हमारे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे, जिनका ईयर 1952 से लेकर 1957 तक यहाँ पे रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1956 सेकंड रहे हैं, इसमें के संथानम, थर्ड में 1960 में ए के चंदा, 64 में पीवी राज मनार, फिफ्थ में हमारे रहे हैं महावीर त्यागी, सिक्स्थ 1972 में के ब्रह्मानंद रेड्डी। उसके बाद बात करते हैं सेवेंथ 1977 में जेम्स सेलत, एट्थ फाइनेंस कमीशन का बात करते हैं वाई बी चौहान, नाइन्थ फाइनेंस कमीशन का बात करते हैं एनकेपी साल्वे, 10th कमीशन का बात करते हैं कि केसी पंत, 11th फाइनेंस कमीशन 1998 एम खुसरो, 12th फाइनेंस कमीशन जो कि 2002 में हुआ है सी रंगराजन, 13th फाइनेंस कमीशन 2007 डॉक्टर विजय केलकर। यही आपका क्वेश्चन है कि 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर विजय एल केलकर। अगर हम 14th का बात करते हैं, 2013 में सेटअप हुआ था, वाई भी रेड्डी इज द 14th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, एंड जो अभी प्रेजेंट के हैं वो 15th कमीशन एनके सिंह जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देखिए साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड विथ अ व्यू ऑफ लेविंग हाउ मच कस्टम ड्यूटी फॉर ट्रेडिंग एनी प्रोडक्ट विद इन। देखिए एक हमारा सार्क का एक ग्रुप है, तो सार्क के ग्रुप के विदिन में जो भी हमारा ट्रेडिंग होता है उसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता है। यही हमारा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद हुआ था। इस एग्रीमेंट में यही चीज बोला था कि सार्क कंट्री के विदिन जो भी ट्रेडिंग होगा उसमें कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इसका आंसर है नो कस्टम ड्यूटी। अगर हम बात करते हैं, देखिए द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एरिया is the free trade arrangement of a South Asian Association for Regional Cooperation SAARC। The agreement came into force 2006 में इस एग्रीमेंट को लिया गया था। अगर हम बात करते हैं कि बैलेंस्ड ग्रोथ क्या होता है, बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ग्रोथ पैटर्न ऑन विच साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट आर मेड इन ऑल द सेक्टर। जैसे हमारा सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इस सब में जो हमारा साइमल्टेनियस हमारा इन्वेस्टमेंट होता है इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज इन ऑयल पुल डेफिसिट। देखिए ऑयल पुल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर ये ऑयल पुल डेफिसिट होगा तो क्या होगा, तो इससे क्या होता है कि इंक्रीजिंग गैप बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस। जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस है उनके बीच का जो गैप जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि डियर मनी क्या होता है, डियर मनी पॉलिसी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर डियर मनी होता है क्या। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे डियर मनी पॉलिसी रेफर्स टू अ मॉनेटरी पॉलिसी। ये किसको रेफर करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेफर करती है जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा ये किया जाता है। वेयर द सेंट्रल बैंक सेट हाई इंटरेस्ट रेट, ये सेंट्रल बैंक क्या करती है, हाई इंटरेस्ट रेट क्या करती है, सेट करती है, ताकि क्रेडिट इज नॉट इजिली अवेलेबल इन द जनरल पब्लिक। जो कि क्रेडिट क्या है, जनरल पब्लिक को इजिली अवेलेबल ना हो। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द रियल इनकम, रियल इनकम को डिक्रीज करने के लिए, एंड हेंस परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। जो हमारा पावर जो है पीपल का, जो हमारा परचेजिंग पावर है उसको रियल इनकम को डिक्रीज करने के लिए ये हायर इंटरेस्ट रेट सेट करती है कौन, सेंट्रल बैंक। तो इसका हायर इंटरेस्ट रेट इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, देखिए शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल सही है, एक्सपोर्ट सब्सिडी फिस्कल पॉलिसी ठीक है, जनरल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन हमारा सही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्ट रेट हमारा फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड नहीं।
अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि रेलवे बजट इन इंडिया वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट। कहने का मतलब है कि सबसे पहले रेलवे बजट और जनरल बजट दोनों एक साथ पेश होते थे। तो जनरल बजट से रेलवे बजट को कब सेपरेट किया गया? तो इसका जो ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1924 से 25 के बीच क्या हुआ कि जनरल बजट से रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया। अगर हम बात करते हैं इन रिसेंट ईयर में कैपिटल आउटले फॉर द डिफेंस सर्विस हैव बीन। देखिए आज के डेट में क्या हो रहा है कि डिफेंस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा क्या है मतलब खर्च हो रहा है। तो इसमें हम बात करते हैं इंक्रीजिंग स्टडीली। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इनमें से क्या है? तो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, फर्टिलाइजर, लोन टू पब्लिक इंटरेस्ट इंटरप्राइजेस। तो इंटरेस्ट पेमेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा चीज हमारा क्या ट्रू है? डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। जैसे कैश रिजर्व रेशियो को अगर हम डिक्रीज करेंगे, रेशियो इंजेक्ट हायर लिक्विडिटी इन द सिस्टम, बिल्कुल सही है। कैश रिजर्व रेशियो जैसे ही हम क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं तो लिक्विडिटी जो है इसमें क्या हो जाता है हमारा इंक्रीज हो जाता है। अगर हायर लिक्विडिटी रहेगा इन द सिस्टम में सॉफ्टन इंटरेस्ट रेट क्या होगा? कम होगा, जब लिक्विडिटी हमारा क्या है ज्यादा रहेगा। अगर थर्ड का बात करते हैं कि हायर मार्केट बोरोइंग, जब मार्केट बोरोइंग हमारा हायर रहेगा बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जो मतलब बोरो करने लेने वाला जो हमारा अगर हायर रहेगा लीड्स टू राइज इन इंटरेस्ट, इसके कारण क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट हमारा लाई होता है, बिल्कुल राइज होता है, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। One of the problem in calculating the national income in India correctly is, national income in India जो कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा है जो प्रॉब्लम आता है? तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है ऑप्शन सी, नॉन मोनेटाइज कंजम्पशन। जो भी कंजम्पशन है वो जो नॉन मोनेटाइज्ड है उसके कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में दोस्तों। तो हम इसी कोट के साथ और इसी 20 क्वेश्चन के साथ हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों, पार्ट नंबर 11 में। तब तक के लिए 10 पार्ट में आपके साथ इकोनॉमी का डिस्कस कर चुका हूं और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहा हूं इसमें आपको और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताते जा रहा हूं, जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूं, जिसके कारण से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल क्या है दिमाग में रहेगा और आप क्या है सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।